कि हम आज से करेंगे। ठीक है। और शुरुआत में वहीं से करूंगा। जो इसका बेस है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है इन मोल कंसेप्ट। अगर कोई भूल गया है या किसी को नहीं याद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भैया सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन बेटा सीधी सीधी बात है, समझिएगा और जवाब देने की कोशिश करना। एक गिलास है और इस गिलास के अंदर पानी है, सिर्फ वाटर। क्या हम इसे सॉल्यूशन बोलेंगे? दूसरा गिलास है, उसके अंदर सॉल्ट है, क्या हम इसे सॉल्यूशन बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है। मैं पहले वाले को भी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, मैं दूसरे वाले को भी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तब जाके जो भी रिजल्टेंट नया मिक्सचर बनेगा, दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है। दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। अब बात समझने की कोशिश करिएगा। सेम एग्जांपल मैंने आपको 11th में भी दिया था, मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। सपोज कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है। कोई एक स्टूडेंट है और ये उस स्टूडेंट की बॉटल, बॉटल ट्रांसपेरेंट। ठीक है। गर्मी है अभी, है ना? तो सपोज एक स्टूडेंट है, वो अपना होमवर्क करके नहीं लाया या नहीं लाई, तो मैंने क्या करा, मैंने पीछे से उसकी बॉटल में चुपके से, ये वाटर बॉटल थी उसकी, मैंने पीछे से उसकी बॉटल में नमक डाल दी। ठीक है। आधा चम्मच नमक डाल दिया मैंने उनकी बॉटल में। अब जब उन्होंने आके पानी पिया, क्या वो देख, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, क्या ये ट्रांसपेरेंट बॉटल को देख के आप बता पाओगे क्या कि इसके अंदर नमक है कि नहीं? बॉटल के अंदर पानी आपको दिख रहा था, आपको 2 मिनट के लिए मैंने कहीं बाहर भेजा और आपके पीछे से मैंने इसके अंदर नमक मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि आप सपोज होमवर्क नहीं करके लेके आए थे। तो क्या पानी के अंदर नमक है देख के पहचान लोगे? ठीक है। अरे बालक, कब भी इनवैलिड आईडी कैसे हो सकती है? 1 मिनट रुकिएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर नमक पहले से प्रेजेंट है, ये मैं देख के नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो इसके अंदर भैया ये मेरे पास बॉटल थी, मैंने इसके अंदर क्या डाला था? लेट्स से सॉल्ट। सेम एक और बॉटल है, वही सेम सिनेरियो है। ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने इसके अंदर कर्ड डाली और थर्ड केस में मैंने इसके अंदर सैंड डाला। समझने की कोशिश करना। क्या हम इसके अंदर, यानी कि पहले वाले केस के अंदर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे क्या? यस और नो? क्या आप दो इंडिविजुअल पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे क्या पहले वाले के अंदर? तो अपन बोलेंगे नहीं। जब देख के बता ही नहीं पा रहे तो कहाँ से आइडेंटिफाई कर दोगे? ठीक है। अब समझना अगला वाला। जब आप बाहर गए और मैंने आपके बॉटल में, जो कि अगेन ट्रांसपेरेंट थी, अगर उसके अंदर मैंने कर्ड डाल दी, क्या आपको पता चलेगा कि आपके बॉटल में कुछ मिलाया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, है ना बेटा, ये तो पता चलेगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज कर्ड है, वो मैंने मिला के रख दी, मतलब हिला दिया उसे पूरा, तो क्या आप अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाओगे? है ना? तो इंडिविजुअली तो बेटा इसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अरे दही मिला दोगे पानी में, तो पानी और दही अलग अलग सेपरेट आउट कर लोगे क्या छलनी से? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। लेकिन मुझे पता जरूर चल गया कि सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व था। क्यों? क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो जब आप सैंड डालोगे, अब बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे क्या?
बिल्कुल, थर्ड वाले केस में अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स हैवी हैं, तो पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। प्लस यहाँ पे लेटेस्ट से कलर भी चेंज हो जाता है, अगर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा पानी, है ना, इतना समझ में आता होगा। तो बेटा पहला वाला जो था, जहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, और ना ही आप उसे सिंपल मेथड से सेपरेट आउट कर पा रहे थे, ना ही आप उसे सिंपल मेथड से सेपरेट आउट कर पा रहे थे, इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। जबकि जब आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहे, लेकिन क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, तो मैं देख के जरूर बता सकता हूँ कि उसके अंदर सॉल्यूट है, इस टाइप के मिक्सचर को आप बोलते हो कोलोइड। और जो थर्ड टाइप का मिक्सचर था, जहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को आइडेंटिफाई भी कर पा रहे थे और उसका कलर भी चेंज हो रहा था, इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? सस्पेंशन। बात क्लियर है यहाँ तक? ये जो आप सॉल्यूशन पढ़ोगे 12th में, इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इन दो से मेरा कोई सरोकार इस चैप्टर में नहीं है। आगे जाके एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे आपको सस्पेंशन का काम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सॉल्यूशन के अंदर मैं किस टाइप के सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो अपन यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे आप पार्टिकल्स को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही आप उसे सिंपल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात में कोई डाउट? ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है ना, आप लोग अपना तरीका बदल सकते हो, हर बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चाहो अगर मतलब यस नो में जवाब दे सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर कोई डाउट है तो ऑडियो ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो सॉल्यूशन की भैया अगर अपन डेफिनेशन बोलें, तो डेफिनेशन समझिएगा और उसके हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और लिखते भी जाइएगा मेरे साथ, of two or more substances solution and colligative properties है बेटा। It is a homogeneous mixture of two or more substances, solution and colligative properties। It is a homogeneous mixture of two or more substances in which individual substance lose their identity and cannot be separated by simple methods। ठीक है। It is a homogeneous mixture of two or more substances in which individual substance lose their identity and cannot be separated by simple methods। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बात करेंगे हर एक वर्ड की कौन सा क्या सिग्निफाई करता है। सो हो गया होगा फुली। तो हर एक शब्द का मतलब समझना। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का सेंस क्या है बेटा? ये पहले वाली कंडीशन आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा है कि सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट है, लेकिन आपको देख के पता नहीं चलेगा कि सॉल्यूट है। मतलब इट इज अ केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब मैं देख के
बता ही नहीं पाऊंगा कि मेरे पानी में कुछ घोटाला था। तो होमोजीनियस मिक्सचर ये सिग्निफाई करता है। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances in which individual substance lose their identity. What do you mean by that? कि यहाँ पे अपन ने पानी लिया था एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में हमने सॉल्ट लिया था। जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना, क्या पानी पानी रहा क्या? अब जैसे ही आपने दोनों को मिक्स कर दिया, जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर बना, क्या पानी पानी रहा? बोलेंगे नहीं। तो पानी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। क्या सॉल्ट सॉल्ट रहा क्या? अपन बोलेंगे नहीं, वो भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। तो वो यही कहना चाह रहा है। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस in which individual substances lose their identity and cannot be separated by simple method. सिंपल मेथड बोले तो ग्रेविटी सेपरेशन से आप उसे सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। जैसे सैंड नीचे आ जाती थी, पानी ऊपर ही रह जाता था, तो इस तरीके से आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते थे। लेकिन इसमें वो सिनारियो पॉसिबल ही नहीं है। नमक का पार्टिकल होता ही इतना हल्का है कि वो नीचे बैठता ही नहीं, वो पानी में कंटिन्यूअसली तैरता रहता है। ठीक है। ना ही आप जैसे चाय में से पत्ती निकाल के रख देते हो छान के सिंपल, वैसे आप उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो बस इतना कहना चाह रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ट्रू सॉल्यूशन, जहां पे आप सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इंडिविजुअली, ना ही आप उसे सिंपल मेथड से सेपरेट आउट कर पाओगे। है। आगे बढ़ते हुए, तो सॉल्यूशन के कंपेयर में जब अपन बात करेंगे तो समझना एक बहुत बड़ा मिथ यहीं पे आ जाता है। सॉल्यूशन एक्चुअल में दो चीजों का मिक्सचर है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है बेटा, वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। कन्वेंशनल डेफिनेशन है ये। सॉल्वेंट वो होता है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब फंडा क्या है? ये जो लेस अमाउंट और मोर अमाउंट अपन बोलते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन हमने ले दी होगी, तो मैं पेज ही चेंज कर रहा हूँ। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। अनलेस अदरवाइज सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन, हम लोग क्या लेंगे? वो वाटर। ठीक है ना। अनलेस अदरवाइज सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन, हम उसे वाटर लेंगे। तो समझिएगा इस बात को। सपोज मेरे पास 60% इथेनॉल है और 40% वाटर है। तो यहाँ पे मेरा सोल्यूट क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है। अगर मैं रेशो उल्टा कर दूं, 60% वाटर है और 40% इथेनॉल है, तो मेरा सोल्यूट क्या हो जाएगा? इथेनॉल। लेकिन अगर मैं दोनों 50-50% कर दूं, तो तो आप इन दोनों में से किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? समझना। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप दोनों 50-50% लेते हो बेटा, तो इनका मोल फ्रैक्शन जो है वो सेम आता है, दैट इज हाफ हाफ। इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, अब प्रिसाइज डेफिनेशन सुन लो और क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। ये बात ठीक है, लेकिन ये कई बार घोटाला कर जाती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं आपको लेस को सॉल्यूट और मोर लेस को सॉल्यूट और मोर को जब मैं सॉल्वेंट बोलता हूं, तो बेटा ये जो मैं लेस और मोर बोल रहा हूं, ये मैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स बोलता हूं। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास। तो मोल्स जो है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जिसका मास कम होता है उसके मोल्स भी कम होते हैं, और जिसका मास ज्यादा होता है उसके मोल्स भी ज्यादा होते हैं। तो अपन सॉल्यूट को मास से रिलेट कर गए एक्चुअल में, कि लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट होगा और मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट होगा। बट एक्चुअल में जो रिलेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का, वी आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा, और जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है। ज्यादातर टाइम जिसका मास कम होता है उसके मोल्स भी कम होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मोलर मास भी अपना रोल कई बार प्ले कर देता है। ठीक है ना। मोलर मास भी अपना रोल कई बार प्ले कर देता है। तो कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर कहीं आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो एक बार मोल्स निकाल के देख लेना। जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। ज्यादातर केसेस में जिसका मास कम होता है वो उसके मोल्स भी कम होते हैं, तो वो सॉल्यूट है, इसलिए अपन जनरली बोल देते हैं लेस अमाउंट। लेकिन लेकिन प्रिसाइजली बोला जाए तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस बेसिस पे डिफाइन करता हूँ? मोल्स के बेसिस पे, मास के बेसिस पे नहीं। मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल्स के बेसिस पे डिफाइन करता हूँ, मास के बेसिस पे नहीं। तो एक्चुअल में मेरे को वेट बाय मोलर मास का पूरा रेशो देखना चाहिए कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते टाइम। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जब अपन 50-50% की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट कैन बी एनीथिंग का मतलब बस इतना ही है बेटा कि मोल्स इसमें बराबर आ जाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बराबर आ जाता है, तो आप किसी को भी कुछ भी लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा लिख ले लिख ले, सब लिखने के लिए ही है। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तुम महान लोग हो, पहले दिन लेट हो गए, मतलब 12th वाले पहले दिन। आज तो टाइम पे आते पे कम से कम। चलिए हो, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब बात आ जाती है यहाँ पे ग्रुप्स की। पहले मैं एक सॉल्यूशन का बेसिक ब्रीफ दे दूं आपको, यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर अपने को 4 से 5 टॉपिक्स देखने हैं मोटे मोटे। एक आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आज शुरुआत कर देंगे अपन। फिर आता है वेपर प्रेशर, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है वांट ऑफ फैक्टर। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है। 2020 में इसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में यहाँ से सवाल आ चुका है। सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है RLVP, इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये मोटी मोटी है जो आपको पढ़नी है। हेनरी लॉ बोलते हैं इसको इनडायरेक्टली।
अपन चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे जब अपन, तो एक्चुअल में इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो दो ग्रुप्स में एक तरीके से डिवाइड करी गई है, ठीक है। एक होता है, मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, ग्रुप ए और एक होता है ग्रुप बी। व्हाट इज ग्रुप ए? ग्रुप ए आर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। whereas group B are mass related terms। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? यस और नो? क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, ऐसा एक साइड से ही जवाब आया है। चलो, डिपेंडेंट है। दो, तीन, तीन डिपेंडेंट है। मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? एक आया है जवाब, बस सोचो। मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जितनों के भी आए हैं वो सबके सही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मी है अभी, है ना? तो ज्यादातर लोग आप में से एसी चला के बैठे हुए होंगे। तो सपोज वेट आपका अपन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 65। तो जब आप बाहर गर्मी में थे तो वेट आपका 65 था, जैसे ही आपने अंदर एसी चलाया, क्या वेट में कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो जो मास जो होती है मेरी, यानी कि मास रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये सब ध्यान रखना है बेटा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, पता भी नहीं चलती। जबकि जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। कभी बॉटल का ढक्कन अगर नहीं खुलता तो उसे थोड़ा सा अपन हीट कर देते हैं, ठीक है। हीट करने से उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है, जिससे उसकी खुलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। घर में करे होंगे नुस्खे। तो वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी होती है, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि मास रिलेटेड जितनी भी होती है, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके अंदर आती हैं चार प्रॉपर्टीज, और जो सब आप पढ़ चुके हो 11th में। स्टिल अपन देखेंगे थोड़ा बहुत जो भी काम का है अपना। पहला आ जाता है परसेंट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या आ जाता है? परसेंट बाय मास। यहाँ पे आएगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे आ जाता है मोल फ्रैक्शन। और क्या आता है यहाँ पे? मोलैरिटी। यहाँ पे आता है मोलैलिटी। यहाँ पे आ जाता है क्या? नॉर्मेलिटी। और यहाँ पे आता है क्या? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अपने इस चैप्टर के अंदर यूजुअली जो काम पड़ेगा, एक तो वो इसका पड़ेगा ज्यादातर, एक इसका पड़ेगा, एक इसका पड़ेगा। और ये तीन समझने के लिए आपको ये समझ में आना जरूरी है। हो जाए जब बता। चलिए आगे बढ़ते। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ चुके हैं। एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी में याद रखने का घटिया तरीका है, इन आ रहा है, इनका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सो दे आर मास इंडिपेंडेंट, मास से कोई लेना देना नहीं। जबकि एक्सटेंसिव में एक्स आ रहा है तो एक्स से कोई लेना देना नहीं है, यूं ही बता रहा हूं मैं बस, दे आर मास डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट, मास इंडिपेंडेंट, वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट, मास डिपेंडेंट। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये बॉटल है आपके पास, ठीक है, ये बॉटल के अंदर पानी, बॉइलिंग पॉइंट बताओगे इसका? तो आप लोग बोलोगे सर कैसा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा मैंने अगर सपोज पानी बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, हाँ कि ना, है ना, सेम रहेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मास बढ़ाने से, या मास मैं कह रहा हूं इसका मैंने घटा के एक बूंद भी रख दिया तो वो एक बूंद भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होगी, तो क्या मास बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पे कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं, तो अपन बोलेंगे दैट बॉइलिंग पॉइंट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेयर एज अगर मैं बात करूं किसकी, मास की, तो क्या उस बॉटल के मास में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या उस बॉटल के वॉल्यूम में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या उस बॉटल के मोल्स में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। सो दे ऑल आर व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेयर एज मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूं, मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलूं, ये सब किस तरीके की प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? तो बेटा मास अगर एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी अगर एक एक्सटेंसिव है तो डेंसिटी भी कैसी होगी? इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव मत लिखिएगा, गलत हो जाता है। ये भी आपको बताया जा चुका है कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है थर्मोडायनेमिक्स में, प्रूफ कर दूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या बात हो गई? तो देखिए समझिएगा, थोड़ी देर पहले अपन ने बॉटल वाला ही एग्जाम्पल लिया है, वही ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बॉटल था, इसके अंदर पानी है इतना, और ये बॉटल था, इसके अंदर पानी है इतना। पानी तो नहीं लेते अपन, इसमें सॉस ले लेते हैं ना, ज्यादा समझ में आता है। तो भैया एक जो बॉटल थी वो सॉस की पूरी भरी हुई थी, और एक बॉटल के अंदर सॉस बस एक ड्रॉप था। ध्यान से सुनना, बॉटल वाला डेंसिटी का, डेंसर का मतलब समझते हो ना, गाढ़ापन होता है। बॉटल वाला सॉस ज्यादा गाढ़ा है कि जो एक ड्रॉप सॉस बचा वो ज्यादा गाढ़ा है? गाढ़ा कौन है? बॉटल वाला सॉस एक, मतलब फुल बॉटल के एक ड्रॉप वाला? ऑब्वियस सी बात है बेटा, दे बोथ आर सेम। सजल बेटा गाढ़ेपन की बात हो रही है, समझा कि नहीं? डेंसिटी वाइज दे बोथ आर सेम। अरे एक बाल्टी पानी ज्यादा डेंसर होता है कि एक ड्रॉप पानी? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम है, अबे पानी है ना। तो उससे क्या प्रूव होता है सर? उससे ये प्रूव होता है बेटा, अब मैं तेरे से पूछूं मास किसका ज्यादा, तो मास बॉटल वाले का ज्यादा, तो पहले वाले का मास ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो पहला
बॉटल के अंदर जो सॉस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है वो भी तो ज्यादा है। समझ में आ रही है कि नहीं? पहले वाली बॉटल के अंदर जो सॉस था उसका मास ज्यादा था और उस सॉस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था वो भी ज्यादा था, जबकि दूसरे वाली बॉटल के अंदर जो मास था वो कम था, जबकि उस बॉटल के अंदर जो सॉस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था वो भी कम था। तो इट इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट कम बाय कम एंड ज्यादा बाय ज्यादा। कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि जब आप 100/100 करते हो और जब आप 0.1/0.1 करते हो, आंसर तो दोनों से एक ही आता है। तो कहने का मतलब जब भी मैं मास टू वॉल्यूम का रेशो लेता हूं ना, तो वो रेशो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। क्यों? बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ नथिंग बट ज्यादा बाय ज्यादा और कम बाय कम। और ओवरऑल जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसलिए डेंसिटी किसी भी पार्टिकल की हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप उसका मास ज्यादा लोगे तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल वो वैल्यू कम ही आनी है। बात समझ में आई सजल? तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई है? एक इंटेंसिव। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर ऊपर का लिख लेना, नीचे का लिखने का कोई सेंस नहीं है। मैं थोड़ा बहुत और बताना चाह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, एक और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिबल इन नेचर। मतलब इनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इंटेंसिव को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात। इस गिलास में पानी था, स्पेलिंग पे मत जाना, भावना है समझना। और इस गिलास में रूह अफ़ज़ा था। ऑब्वियस सी बात है, रूह अफ़ज़ा की डेंसिटी ज्यादा होगी, पानी की डेंसिटी कम है। जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो रिलेटेड जो शरबत बनेगा उसकी डेंसिटी क्या दोनों की डेंसिटी के समेशन के बराबर होगी क्या? क्या उसकी डेंसिटी क्या दोनों की डेंसिटी के समेशन के बराबर होगी क्या? शरबत ज्यादा गाढ़ा होता है कि मतलब जो अपन पीते हैं वो ज्यादा डेंसर होता है कि जो बॉटल के अंदर शरबत आता है वो? ऑब्वियस सी बात है, रूह अफ़ज़ा विल बी मोर डेंसर ना एज कम्पेयर टू दिस शरबत। तो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी एडिबल थोड़ी ना हुई। तो जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रहती हैं बेटा, दे ऑल आर एडिबल इन नेचर। वेयर एज जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उन्हें आप डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं कर सकते। होपफुली यहाँ तक हर टर्म क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते। और एक और छोटी सी बात यहाँ पे लिखते हुए चलिएगा, ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड with respect to solute। चलिए, हो गया होगा होपफुली, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, कोई टाइम बताएगा कि मेरे को? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जितनी भी परसेंटेजेस टर्म्स होती हैं, these percentages terms are nothing but the ratio of, मैं सीधे परसेंटेज टर्म लिख रहा हूँ। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें इतनी कोई
बहुत चक्के से देखने वाली बात नहीं है, रैंडम है। क्योंकि कोई भी परसेंटेज टर्म आप जब निकालते हो तो वो किस बेसिस पे निकालते हो भैया? परसेंटेज टर्म क्या होती है, मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अपने नंबर। अब अपने जो नंबर आएंगे बेटा वो तो टोटल से तो कम ही होंगे या बराबर हो सकते हैं, ज्यादा तो हो नहीं सकते। और कम वाली चीज क्या कहलाई जाती है? सॉल्यूट। इसलिए वो ऊपर है तो अपने नंबर ऊपर आते हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आती है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय 100। कहने का मतलब मेरा ये, सपोज मैं आपसे पूछूं परसेंट वी बाय वी, तो परसेंट वी बाय वी इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट ऊपर किसका वॉल्यूम? सॉल्यूट का। नीचे किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? सो इट इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं आपसे पूछ लूं परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या मतलब है भैया, तो अपन क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं आपसे पूछ लूं परसेंट डब्ल्यू बाय वी का क्या मतलब है भैया, तो परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आती है ना? तो यहाँ से आप एक चीज क्या कॉमन देख सकते हो कि कोई भी जो परसेंटेज टर्म होगी वो रेशो होती है किसका? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का। तो क्या हम किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज परसेंट बाय वॉल्यूम, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज परसेंट बाय वॉल्यूम, तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब रीड आउट करने का सेंस समझिए, डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सपोज आपको सवाल में 30% वी बाय वी दिया है, या आपको यूं बोला है सवाल में, हो सकता है वो इस तरीके से फ्रेम कर दे 30% बाय वॉल्यूम। समझ में आती है ना? हो सकता है वो आपको सवाल में 30% वी बाय वी दे, या फिर वो आपको बोले 30% बाय वॉल्यूम। इसको डिकोड कैसे करेंगे, या ये भी जो भी चीज अगर ये प्रेजेंट होती है तो इसका सेंस क्या होता है वो समझिए। मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा तुम वो मानो, मैं हमेशा सॉल्यूशन 100 मानते हुए चलूंगा। ठीक है? मैं हमेशा सॉल्यूशन 100 मानते हुए चलूंगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप जो भी बात करते हो बेटा, ये सब लेबोरेटरी का खेल है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हो, तो अगर लैब में कभी प्रैक्टिकल करने गए होंगे तो उस बेसिस पे सेंस, कॉमन सेंस लगा के जवाब दीजिएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या लेंगे? लैब के टर्म्स में बात करेंगे तो लीटर वीटर तो लेने नहीं। सिंटेक्स की टंकियां होती नहीं है कि 20 लीटर H2SO4 मिलाया, है ना? तो यहाँ पे अपन ml में लेंगे, तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो ml होती है। जबकि अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास की यूनिट क्या लेंगे अपन? ग्राम में लेंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है? तो अगर कोई 30% वी बाय वी मुझे दे रखा है, तो वी बाय वी का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या बताता है 30% वी बाई वी? ये बताता है बेटा मेरे को कि 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अरे बात समझ में आई क्या? जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा सॉल्यूशन 100 मानूंगा, चाहे वो ml लू चाहे ग्राम लू। तो 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो परसेंट वी बाई वी क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आई बात? परसेंट वी बाय वी क्या बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैं अगर बोलूं 30% W बाय W,
तो इसका मतलब क्या, 30, अब वेट की बात चल रही है ना भैया, तो काय में लेंगे वेट, ग्राम में, तो 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई इशू है? ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखना चालू करते हैं। सो व्हाट इज परसेंट वी बाई वी, ध्यान रखना इन सारी बातों को। रिकॉर्डिंग होती है बेटा, कुछ नहीं करना है, 1.25 घंटे का लेक्चर है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखा करो। नोट्स लिख रखे हैं तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तो वो भी स्किप मारा करो। वो 1.25 घंटे का लेक्चर कट कट के 25 मिनट का रह जाएगा, और उतना अपन टाइम निकाल सकते हैं। परसेंट वी बाई वी, इट इज द रेशो ऑफ, और मैं उसमें इसी की डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि बाकी आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कोई पूछे आपसे परसेंट वी बाई वी का फॉर्मूला, तो अपन आराम से बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? कैसा भी डाउट, कुछ भी क्यूरियोसिटी हो, बाहर निकालिए वरना सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा, एक और छोटी सी बात बता दो चलो। बेटा, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं क्या, सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट? ये मैंने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला और ये सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट। कौन सा प्रोसीजर सही है? फालतू बात मत बोलना कि दोनों बात सेम। सेम नहीं। क्या करते हो? सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नमक पानी के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना, नमक में पानी नहीं डालते। पानी के अंदर नमक डालते हो, नमक के डब्बे में पानी नहीं डालते अपन, है ना, तो उस बेसिस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल should be dissolved in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent। सवाल लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए as soon as possible। कंपटीशन वाला यही मक्कारी करता है, कंपटीशन वाला। वो आपको ऐसी फील दिलाएगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन वो आपको ऐसी चीजों में उलझा देगा जो अपने को समझ में तो आएगी लेकिन अपन देख नहीं पाएंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आपने सवाल लिख रखा होगा, मेरे को सवाल याद है। परसेंट वी बाई वी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उसने पूछा है हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, कितना ml इथेनॉल में डालूं। तो अपन ये डाल रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूट होगा, तो मतलब वी मुझे फाइंड आउट करना है। नीचे कितना लिखें भैया, नीचे कितना लिखें?
V प्लस 250। चलिए, तो जिसने भी एक जगह एरर कर रखी होगी, और आप में से कई लोग होंगे जो नीचे 250 लिख गए होंगे, ठीक है। तो पहली एरर तो ये थी, जो तो सजल तू 100 कैसे लिख रहा है बेटा? तू 100 कैसे लिख रहा है? अच्छा, नहीं आंसर भी नहीं है। तो पहली गलती नीचे 250 लिखने पे हो सकती थी। जो जवाब बिल्कुल सही दिया है, स्वप्ना जाने, तो नीचे आएगा भैया 250 इंटू 100। बताइए जरा यहाँ कितना लिखूं? 80। सर ये वाला समझ नहीं आया, कब 250 लेना है, कब? बिल्कुल बेटा समझाएंगे, समझ लो। बता, सवाल पढ़ बुलंद आवाज में, मन में। हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर? तो तेरे को 250 किसका वॉल्यूम दिया है? तेरे को 250 किसका वॉल्यूम दिया है? वाटर का। नीचे किसका पुट करना है? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है तो एडिबल है, और एडिबल है माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। भावनाएं समझ में आई बेटा? तो मास हो चाहे वॉल्यूम हो, दे ऑल आर एडिबल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें भी अटकाऊंगा, लेकिन आगे जाके टेंशन मत ले, है ना। अभी सिर्फ फील ले। तो भैया ये सॉल्व करा होगा आप लोगों ने, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो एक जगह तो आप गलती कर सकते थे यहाँ, दूसरी जगह आप गलती कर सकते थे यहाँ, जो आपने कर दी। आपको स्टार लगा के एक बात लिखवाई गई थी, एक आधा पन्ना पहले पलटोगे तो, ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड विद रेस्पेक्ट टू, क्या लिखवाया गया है? ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड विद रेस्पेक्ट टू, क्या लिखवाया गया था? सॉल्यूट। 80% किसका दे रखा है? बिल्कुल, 80% किसका दे रखा है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट कितना होगा? 20। अब करो सॉल्व। इससे ये गया 5 टाइम्स। बिल्कुल। तो v प्लस 250 इक्वल्स टू 5v। तो v बराबर 250/4 विच इज इक्वल टू 62.5 ml। डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, आज मैं सिर्फ फील दिलाऊंगा बेटा हर एक इंडिविजुअल चीज की, और उतना ही लो, और इसे गौर से देखना क्या सवाल पूछा जा रहा है, ठंडे दिमाग से जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से, मतलब यही सवाल फिर से बताना है बेटा, कि दूसरा कुछ दूं? यही वाला वापस बताना है, इसके जैसा, इसके, अरे इसमें क्या दूसरा लेगा? वैल्यू चेंज करके क्या चार डालूंगा? ले क्वेश्चन ले, तो एक और ले, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया पूछते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, फिलहाल आपकी थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी चेक हो रही। 30% W/V। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो 30% W/V कंटेन करता है, वेट बाय वॉल्यूम। तो 30% W/V को अगर आप डिकोड करोगे भैया, तो 30 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। बताओ सॉल्वेंट कितना?
जल्दी आंसर 5 सेकंड में आना चाहिए, फटाफट। अरे 30 ग्राम है 100 ml में, तो सॉल्वेंट की सॉल्यूट 30 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट कितना होगा 70। समझ में आती है क्या इतनी बात? इसमें किसी को कोई डाउट? 30 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट कितना 70। कोई इशू? ठीक है, तो ये बात हो गई गलत। तो हर्ष जी ने पकड़ लिया है, बाकी आप लोग देख लो। कि बाहर भैया जहाँ पे भी तुम बैठे हो, जिस भी रूम में, सपोज बाहर से एक आदमी जा रहा है, ठीक है, इसकी हाइट है 5'11". अच्छा, अब मैंने आपसे बोला, सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, मेरी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 5'11". वेट के कंपैरेटिवली बात करोगे तो वेट है अराउंड 75 to 80। अब मैं आपसे बोल दूं बाहर भाई एक और आदमी जा रहा है जिसकी हाइट भी 5'11" है, वेट बता दोगे क्या? तो आप बोलोगे ये कौन सा बकवास सवाल है, हाइट देख के कोई वेट बता पाएगा क्या? हर दुनिया में जिसकी हाइट 5'11" है उसका वेट 75 to 80 होगा क्या? डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है, क्या उखाड़ लेंगे? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि हाइट देख के मैं किसी का वेट नहीं बता सकता। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये तो हिट एंड ट्रायल वाली बात हो। तो भैया जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 100 ml में 30 ग्राम सॉल्यूट है। अरे तुम्हें कैसे पता 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा? तुम्हें कैसे पता? आप ग्राम को ml से कैसे कंपेयर कर रहे हो? तो अपन क्या बोलेंगे, सर सवाल पूरा नहीं है। तो मैंने आपको क्या दिया भैया, एक मैंने ऐसी कौन सी चीज है जो मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करती है, देन वील कॉल इट एज डेंसिटी, है ना। आपको दो ग्रुप में बंटवाई थी बेटा चीजें, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड और एक होती है मास रिलेटेड। सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो इंटर कन्वर्जन के बनते हैं, यानी कि एक देगा दूसरा पूछ लेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करती है, डेंसिटी। तो अपन क्या बोलेंगे, सर इसकी डेंसिटी दे दो सॉल्यूशन की, तो मैं बता पाऊंगा या पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अब कंप्लीट करके और आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, सवाल में कंप्लीट कर देता, ठीक। An aqueous solution contain 30% W by V if density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate mass of solvent। फाइंड आउट करके बताइए जितनी जल्दी हो सके। आया भैया किसी का आंसर? बिल्कुल सही, 90। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W by V। 30% W by V का मतलब क्या होता है कि 30 ग्राम सोल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। तो बेटा अपने को वेट ऑफ सोल्यूट पता है, अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। उसने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो डेंसिटी ऑफ, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है तो मास भी सॉल्यूशन का ही लूंगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही लूंगा। तो डेंसिटी मुझे पता है 1.2 सॉल्यूशन की। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या आपको? मास ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या आपको? ऑब्वियस सी बात है नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या अपने को? बिल्कुल, कितना? 100 ml।
तो यहाँ पुट कर दिया, यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना 120 ग्राम। ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? When once mass of solution has been calculated, तो अपन जानते हैं mass is also an extensive property, so it is edible। तो solution बराबर किसके लिख सकता हूँ, mass of solution बराबर mass of solute प्लस mass of solvent। तो बस स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। तो 120 इक्वल टू, सर अगर सॉल्यूट का होते तो फिर सॉल्यूट का लेते ना मास। समझा नहीं बेटा मैं, क्या सॉल्यूट का होते तो फिर सॉल्यूट का लेते। सॉल्यूशन का आया है 120, सॉल्यूट का दे रखा है 30, प्लस सॉल्वेंट का निकाल लोगे आ जाएगा 90। जिसको डाउट हो पूछ लो। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन ऐसे डेंसिटी मेंशन नहीं करेगा वो यूजुअली कभी भी किसकी, इंडिविजुअल सॉल्यूट की। बाकी अगर सॉल्यूट की देता तो मास भी तो सॉल्यूट का ही लेता, वॉल्यूम भी सॉल्यूट का ही लेता, है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने बात करी अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन सपोज टू बी अ मिक्सचर ना, इंडिविजुअल यूजुअली नहीं देता। ठीक है, सो आज के लेक्चर की समाप्ति रखते हैं यहीं तक। मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ, आपको यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये मैंने लेक्चर एंड कर दिया बट अपनी रिकॉर्डिंग चालू है।